कल जो रायपुर राजधानी में बैठक हुई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संगठन के आला पदाधिकारी ओम माथुर जी, रायपुर में राजनांदगांव दुर्ग भी है ना जी। तो कल जो बैठक हुई उसका मूल उद्देश्य 11 सीट कैसे जीतना है जी, इसको लेकर के व्यापक रणनीति पार्टी ने बनाई है जी। अभी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो बना है इनका जी, वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसको अयोध्या जाना है कि नहीं जाना है। निमंत्रण बयानबाजी शुरू हो गई, निमंत्रण आया है कि नहीं आया है। सवाल निमंत्रण का नहीं है जी। राम कोई भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट किए हुए नहीं है जी। राम हम सबके हैं जी। रेणुका सिंह, गोमती शाह और अरुण साहु जी, ये तीनों सांसद थे जी, और ये विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी जी। तो ये तीनों की जगह भी नए चेहरों को, राहुल गांधी की जो शख्सियत है जी, जो पर्सनालिटी है और जो परसेप्शन बना दिया गया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी एक अच्छे सुलझे हुए राजनेता हैं। ये है कि थोड़ा उनका डायलॉग या उनकी बातचीत, उनका वायरल होते हैं जो होता है, वो उनको तकलीफ में डाल देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी, अगर मोदी जैसी बड़ी शख्सियत से आपको लड़ना है जी, मोदी एक विशाल आकृति राजनीति का आज की तारीख में बन चुके हैं जी, उनसे आपको लड़ना है तो। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार भी बन गई है। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल को विभाग भी बांटे गए हैं। मंत्रियों ने काम शुरू कर दिया है। तो अब काम शुरू हो गया है बीजेपी और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने कल महत्वपूर्ण बैठक की। उस बैठक में बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। कांग्रेस भी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन उनकी बैठकों का अपडेट अभी नहीं आया है। बैठकें होने वाली है। मेरे साथ आलोक तिवारी जी हैं, जिन्हें आप लगातार सुनते आए। पूरे विधानसभा चुनाव में इनकी कही हुई बातें जो है लगभग निशाने पर रही, सटीक एनालिसिस के साथ में रही। तो हमने पब्लिक की डिमांड पे, लगातार पब्लिक की ओर से डिमांड आती रही कि भैया लोकसभा चुनाव पर भी एक शो होना चाहिए। तो उस शो का नाम हमने दिया है दो टूक। आलोक यशवंत की दो टूक, भैया की दो टूक है। और दो टूक यानी कि मतलब कम शब्द में बड़ी बात है, कम में बम जिसको कहते हैं। कोशिश करेंगे कम में बम अच्छा हो जाए। तो आज हम बीजेपी की बैठक के बाद बैठे हैं और बीजेपी की रणनीति क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे सरप्राइज जो बीजेपी ने जो है विधानसभा चुनाव में किए थे, वही आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आलोक जी, सही कह रहा हूं मैं जी? सरप्राइज एकदम सही कह रहे हैं यशवंत। भारतीय जनता पार्टी की व्यापक तैयारी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 से अधिक का लक्ष्य अपने साथ रखा है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पहले ही पर्याप्त से अधिक सीट है, इसलिए दक्षिण भारत में फोकस बीजेपी का रहेगा, पश्चिम बंगाल में रहेगा जहां सीटें कम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को लेकर के बहुत गंभीर है। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 के लोकसभा में 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी जी। 2 सीट कांग्रेस को मिली थी, एक जांजगीर चांपा और दूसरा बस्तर, नहीं कोरबा और बस्तर की सीट। पहले वो जांजगीर हुआ, कोरबा हो चुका है जी। तो कोरबा और बस्तर की 2 सीट कांग्रेस जीती थी। बाकी 9 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तो जिन सीटों पे भाजपा ने 2019 का चुनाव हारा है, उन सीटों को जीतने के साथ साथ 2023 की विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा भी भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे कर रही है जी। और उन सबको ध्यान में रख के भाजपा ने 3 क्लस्टर में लोकसभा को बांटा है, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर जी। रायपुर में दो लोकसभा है, रायपुर और महासमुंद जी। बिलासपुर क्लस्टर में बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर और सरगुजा संभाग को भी शामिल कर लिया। बस्तर में कांकेर और बस्तर को बिल्कुल रख करके वो अपनी तैयारी कर रही है। कल जो रायपुर राजधानी में बैठक हुई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संगठन के आला पदाधिकारी ओम माथुर जी, रायपुर में राजनांदगांव दुर्ग भी है ना जी। तो कल जो बैठक हुई उसका मूल उद्देश्य 11 सीट कैसे जीतना है जी, इसको लेकर के व्यापक रणनीति पार्टी ने बनाई है। जिसमें जिन सांसदों को, आपको ध्यान होगा 2019 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो 10 के 10 सांसदों की टिकट काट करके पूरे 11 लोकसभा में नए प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया था, जिसमें कई सीनियर MP भी थे, जिसको लेकर के व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन
रिजल्ट भी अच्छा मिला, 11 में से 9 सीट जीत के आ गई। तो सरकार भी उस समय कांग्रेस की बनी थी 2018 में जी, इसलिए वो रिजल्ट बहुत अच्छा था जी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार बन गई है देश में भी और देश में भी और प्रदेश में भी, तीनों राज्यों में अभी जीती, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जी। तो यहाँ बड़ी संभावना इसलिए है कि 2 सीट यहाँ 11 की 11 आज तक जीत नहीं पाई है बीजेपी जी। मतलब 2014 में भी एक सीट छूट गई थी, दुर्ग की सीट। 10 सीट जीतते थे जी। और एक आध कोई सीट छूट ही जाता था जी। कोरबा, जिसमें एक बार कोरबा करुणा शुक्ला जी जीत गई थी जी। एक बार यहाँ ताम्रध्वज साहू जी जीत गए थे। तो ऐसे अपवाद रहे कि 11 की 11 सीट कभी बीजेपी को मिली नहीं है, इसलिए भाजपा ने 11 का 11 का लक्ष्य रखा है और उसको पाने के लिए वो प्रयासरत है जी। अभी जो 2023 में परिणाम आए हैं उसमें सीटों को लेकर के ऐसी कि जांजगीर जो सीट है जी, जिसकी 8 विधानसभा कांग्रेस ने जीती। अच्छा, जोन में बांटा है इस बार, रेड जोन येलो जोन करके अपने आप को चिन्हांकित किए कि भाजपा हम कहाँ कमजोर हैं और कहाँ हमारी बेहतर स्थिति है जी। तो जांजगीर जैसे 8 सीटें कांग्रेस जीती है विधानसभा की, वहाँ की लोकसभा की 8 सीट जीती है, 8 सीट। महासमुंद में 4 सबसे ज्यादा रेड जोन में जांजगीर सीट है, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला विधानसभा चुनाव में। महासमुंद में 4 सीटें बराबर की स्थिति में है जी, लेकिन टोटल वोट मार्जिन में कांग्रेस वहाँ लीड पे नजर आई है ना। कांकेर की 8 में से 3 सीट बीजेपी जीती है, 5 हारी है। अपने राजनांदगांव लोकसभा के 8 में से 5 कांग्रेस जीती है, 3 बीजेपी जीती। तो ऐसी सीटों को चिन्हांकित करके वहाँ नए सिरे से पार्टी फोकस करने जा रही है। दूसरा, रेणुका सिंह, गोमती शाह और अरुण साहू जी, ये तीनों सांसद थे जी और ये विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी जी। तो ये तीनों की जगह भी नए चेहरों को पार्टी ये तो स्पष्ट है कि भी बिलासपुर से अरुण साहू नहीं लड़ेंगे, रायगढ़ से गोमती शाह नहीं होंगी, सरगुजा से रेणुका सिंह जी नहीं होंगी, इनकी जगह नए चेहरे। तो 3 सीटों पे नए चेहरे मिल जाएंगे, 3 पे और बाकी 7 पे जी। पार्टी जैसे दुर्ग में विजय बघेल जी हैं जी, और अपने रायपुर से सुनील सोनी हैं जी। तो ऐसे लोगों को फिर से मौका मिल सकता है जी। लेकिन पार्टी बाकी स्थानों पर जो 2019 में जिनकी टिकट काटे थे जी, जैसे अभिषेक सिंह की टिकट काट करके संतोष पांडे को मैदान में उतार दिया गया था राजनांदगांव से जी। तो अब अभिषेक को चुनेंगे कि मधुसूदन को चुनेंगे कि संतोष पांडे को चुनेंगे आने वाला समय। धर्म संकट डॉक्टर साहब के लिए, धर्म संकट तो है ही है जी, क्योंकि अभिषेक सिंह उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर हैं और मधुसूदन राजनांदगांव की डिमांड है। राजनांदगांव की कहानी ऐसी है कि अब दो बेटों में फैसला करना है हमको और डिमांडिंग की अगर बात करें तो और राजनांदगांव का जो परिणाम है वो संतोष पांडे के लिए संकेत देने वाला नहीं है जी, क्योंकि 8 विधानसभा में से 5 कांग्रेस जीती है जी, 3 एक डॉक्टर साहब खुद राजनांदगांव जीते हैं जी, और विजय शर्मा कवर्धा से हैं, पंडरिया से भावना बोरा। तो ये 3 सीट भी अपने व्यक्तिगत निजी कुछ कारणों से जीते हैं, इसलिए वो जीती, लेकिन वहाँ भाजपा चिंता में है राजनांदगांव को लेकर विशेष करके। बिल्कुल। दूसरा, सरोज पांडे जी का कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो रहा है, इसी साल राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है जी। तो क्या पार्टी उनको लोकसभा भेजेगी कि या राज्यसभा वापस रिपीट करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बहुत सारे समीकरण अभी 15 सरोज जी सक्रिय हो गई हैं, सक्रिय भी हैं अभी वैशाली विधानसभा में उनका कार्यक्रम, वैशाली नगर, भिलाई, खुर्सीपार सभी जगह वो आ जा रही हैं और उनकी सक्रियता भी है। तो अप्रैल में उनका कार्यकाल राज्यसभा का समाप्त हो रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में पार्टी क्या उनको लोकसभा लड़ाएगी कि दुर्ग लड़ाएगी कि कहीं और भेज करके लोकसभा लड़ाएगी, कहीं और का क्यों प्लान, मतलब ऐसी संभावना है, कोई चर्चा है, कोई सुबुगाहट? चर्चा, राजनांदगांव एक अच्छी सीट है यशवंत जी, जहाँ पर जो बाहर से प्रत्याशी जाते हैं जी, उनको दिल खोलकर राजनांदगांव के लोग मतदान करते हैं, चाहे वो मोतीलाल वोरा जी रहे हों, चाहे धर्मपाल गुप्ता जी रहे हों जी। दुर्ग से दोनों राजनांदगांव जाकर के चुनाव जीते हैं जी। 89 में धर्मपाल गुप्ता जीते थे जी, है ना। फिर उसके बाद 91 का चुनाव मोतीलाल वोरा जी वहाँ जाके चुनाव जीते। हालांकि उसके बाद जो 93-96 में जो चुनाव हुआ जी, उसमें डॉक्टर रमन सिंह से वो चुनाव हारे थे जी जी जी। एक सीट कोरबा की भी चर्चा होती है मैडम को लेके, सरोज पांडे जी को लेके, उनके समर्थक वहाँ भी है कोरबा इसलिए होती है यशवंत की कोरबा में पहले भाजपा प्रयोग कर चुकी है, करुणा शुक्ला के रूप में एक प्रयोग वहाँ हुआ था जी, अच्छा रिजल्ट भी आया जी। लेकिन दोबारा जब उनको कोरबा लड़ाया गया तो करुणा शुक्ला जी कोरबा भी हार गई थी जी। कोरबा चरणदास महंत जी के
मतलब कोरबा की जो सीट है जी, वो महंत जी का मजबूत गढ़ माना जाता है जी, शक्ति विधानसभा भी उसी कोरबा लोकसभा के अंदर में है जी, तो ये कुल मिलाकर के सीन है। अभी आगे और बहुत सारी चर्चाएं होंगी। कांग्रेस अभी हाल में ही चुनाव हारी है 2023 का जी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता निराशा में डूबे हुए हैं जी। जब तक निराशा खत्म नहीं होगी तब तक वो दूसरी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कैसे कर पाएंगे जी, ये देखने वाला मसला है। लेकिन संगठन में व्यापक बदलाव का संकेत कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर है जी, क्योंकि कई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खुद भी दावेदार थे जी, विधानसभा चुनाव लड़े भी और हारे भी जी। लेकिन 2024 का जो लोकसभा है यशवंत वो 22 जनवरी के बाद देश की राजनीति में जो आहट आ रही है उसको समझने की जरूरत है जी। मतलब हार्ड हिंदुत्व की लाइन पे बीजेपी इस चुनाव को ले जाने के मूड में है जी। आप देख भी रहे होंगे कि इसका असर लंबे समय तक रहेगा, ये चुनाव तो रहेगा ही समय तक रहेगा क्योंकि देखिए 19 मार्च को संभवतः बोर्ड एग्जाम के आखिरी पेपर हैं जी। 2 अप्रैल को एक पेपर और है लेकिन वो कॉमन पेपर है बोर्ड का। ये जो 22 तारीख के बाद जो वातावरण को बनाने का अभी से जो बीजेपी प्रयास कर रही है, घर घर जाके चावल बांटना, ये अक्षत बांट रहे हैं, चरण पादुका यात्रा निकल रही, कलश यात्रा निकल रही है, तो एक वातावरण देश में जो हिंदुत्व का बन रहा है यशवंत, ये आहट को समझने की जरूरत है। अभी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो बना है इनका, वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसको अयोध्या जाना है कि नहीं जाना है, निमंत्रण बयानबाजी शुरू हो गई, आया है कि नहीं आया है। सवाल निमंत्रण का नहीं है जी। राम कोई भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट किए हुए नहीं है जी। राम हम सबके हैं जी और दूसरे राजनीतिक दलों के भी हैं जी। तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को ऊपर उठ करके जी हिंदुत्व की लाइन पे कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। कोई किसी की शादी ब्याह तो हो नहीं रहा वहाँ अयोध्या में कि निमंत्रण की जरूरत पड़े, है ना। रामलला सबके हैं, अगर विराज 500-550 साल बाद जी हिंदुओं को एक गौरव मनाने का अवसर मिल रहा है जी, तो उसमें सहभागी बनने की कोशिश होनी चाहिए जी। तो मैं देख रहा हूँ कि लगातार बयानबाजी कि राम मेथी खाते थे कि मांस भक्षित थे जी, इस टाइप की जो हल्की बातें जो हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के अभियान को और मजबूत प्रदान बल देने वाली है जी। बीजेपी को फायदा होगा और जो लोग बोलेंगे उनको नुकसान होगा। जो लोग इस पे बयान देंगे नेगेटिव, हिंदुत्व के विरोध में जाकर के आप इस समय तो देश में राजनीति नहीं कर सकते। एक लाइन का सच है जी, और इस सच को कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों को समझना। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आने वाली छत्तीसगढ़, हाँ, मार्च फरवरी, सरगुजा की जो पांच लोकसभा सीट आने वाली, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर। भारत जोड़ो यात्रा इसके पहले भी राहुल जी ने किया जी, और राहुल गांधी को व्यक्तिगत इस यात्रा से लाभ मिला है यशवंत, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि राहुल गांधी की जो शख्सियत है जी, जो पर्सनालिटी है और जो परसेप्शन बना दिया गया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी एक अच्छे सुलझे हुए राजनेता हैं। ये है कि थोड़ा उनका डायलॉग या उनकी बातचीत, उनका बयान जो होता है वो उनको तकलीफ में डाल देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत शख्सियत को एक नई पहचान देने के लिए ये यात्रा कारगर साबित होगी। इस बार सीटें ज़्यादा है, यात्रा भी लंबी है। सीटें और यात्रा का मतलब नहीं है जी। राहुल गांधी को लेकर के देश में जो वातावरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या उनके विपक्षी जो लोग किए हैं, उससे यात्रा से राहुल गांधी को देश को समझने का अवसर मिलेगा जी। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कर्नाटक का रिजल्ट भी आया ना उसी बीच में, तो कहीं ना कहीं लाभ तो राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पे होगा जी। और सबसे बड़ी चीज़ यशवंत, जब इंडिया दल बना है जी, तो कांग्रेस एक बड़ा पार्ट है उसका और कांग्रेस को बड़ा मन दिखाना पड़ेगा जी। आज ही मैं देख रहा था कि ईडी वाले मामले में अधीर रंजन जी का बयान आ रहा था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपके सहयोगी दल की वहाँ सरकार है, ममता बनर्जी, और आप खुद राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वहाँ कर रहे हैं और पंगा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, व्यक्तिगत मतभेद को दूर रख करके अगर मोदी जैसी बड़ी शख्सियत से आपको लड़ना है जी, मोदी एक विशाल आकृति राजनीति आज की तारीख में बन चुके हैं जी, उनसे आपको लड़ना है तो आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत टकराहट और राजनीतिक विरोध को दरकिनार करके सहयोगी दलों को साथ में लेके चलने का कोई जतन कांग्रेस को करना पड़ेगा जी, तभी आप मोदी से लड़ पाएंगे, अन्यथा मोदी से
आज की तारीख में लड़ पाना मुश्किल का जी। तो मुझे लगता है कि हमारी बातचीत बीजेपी की बैठक को लेकर हो गई है और कल परसों जब भी हम बैठेंगे वो कांग्रेस की स्ट्रेटजी को लेकर बैठेंगे कि कांग्रेस की तैयारी क्या है लोकसभा चुनाव को लेके। बात हो गई बीजेपी की, बताया जा रहा है कि 20% पुराने चेहरे आ सकते हैं, नए चेहरे को मौका मिलेगा, क्लस्टर बना दिए गए हैं। बहुत सारे अपडेट आपको मिले होंगे और आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी बातचीत कैसे लगी वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बैठक हम बैठेंगे कांग्रेस की स्ट्रेटजी पे, कांग्रेस की रणनीति पे, ताकि उस पर और भी मंथन हो सके। जय हिंद, जय जोहार। चुनाव रिजल्ट आते ही, सरकार बनते ही हमने लोकसभा की तैयारी कर दी है और ये जो सम्मेलन हमारे एक पहली बार होगा छत्तीसगढ़ बनने के बाद कि चुनाव के बाद पूरी पार्टी की लीडरशिप हमारे संभागीय कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। इसके साथ साथ कल आपने देखा होगा हमने दिन भर लगभग 8 घंटे तक लोगों को ले बैठा हूँ। हम 11 के 11 सीट जीतने वाले, निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई यहाँ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 11 कमल के फूल भेजने वाले।